सर इस वीडियो के साथ हम लोग डीटी अमेंडमेंट्स की सीरीज 4 में आ चुके हैं। पहली सीरीज में डिडक्शन चैप्टर 80C से 80O हमने कवर कर लिया। दूसरी सीरीज में हम लोगों ने क्लबिंग, सेट ऑफ, एडवांस टैक्स और रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड अमेंडमेंट को डिस्कस किया। लास्ट सीरीज जो सीरीज 3 थी उसमें मैंने आपको टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन आपके साथ कर दिया। सर अब हम लोग इस सीरीज में क्या करने वाले हैं कवर, हाउस प्रॉपर्टी वॉल्यूम 1 से रिलेटेड। उसके अलावा वॉल्यूम 2 में पीजीबीपी टॉपिक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो उसके मैंने अपनी बुक में अलग अलग चैप्टर कर रखे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का टॉपिक अलग कर रखा है, फर्म टैक्सेशन का टॉपिक अलग कर रखा है और एक मेन पीजीबीपी। तो इसका डिस्कशन करेंगे वॉल्यूम 2 से। और एक छोटी सी बात मुझे सेक्शन 10AA के डिडक्शन को लेके बतानी है वॉल्यूम 2 से, वो भी बता दूंगा। सर अब नए एसईजेड यूनिट्स को 10AA का बेनिफिट्स नहीं मिलता है, लेकिन पुराने एग्जाम्स में पुराने एसईजेड यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और 10AA क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो एसएससी 10AA का बेनिफिट्स ले रहे हैं उन पर एएमटी के प्रोविजंस लगते हैं, प्लस जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेक्शन 115BAC के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट करते हैं, टैक्स कंप्यूट करते हैं, उनको 10AA का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस तरीके का एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 10AA को लेके। ठीक है, तो 10AA ऑल्दो अब नए एसईजेड यूनिट्स को बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन इसका डिडक्शन 5 + 5 + 5 15 साल तक कंटिन्यू है। तो आपको 10AA को भी देख के जाना ही पड़ेगा एग्जाम्स में। तो एक छोटी सी बात उससे रिलेटेड मुझे बतानी है, इसी वीडियो में बताऊंगा। सर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, मई, सितंबर या जनवरी 2026 एग्जाम नहीं, और अगर आप सीए में इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो जून या दिसंबर एग्जाम नहीं। अभी हम लोग जो डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स फोकस कर रहे हैं उसमें हम लोग फाइनेंस एक्ट 2024 ले रहे हैं या फिर फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। हम लोग फाइनेंस एक्ट 2025 कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। यही बात हो रखी है। असेसमेंट ईयर 25-26 का बेस है हमारा डिस्कशन का। और जो नई बुक हम लोग रेफर कर रहे हैं वो है डायरेक्ट टैक्स की 22nd एडिशन की बुक, जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है। आप टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। सर हाउस प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट कहिए इसको, और या फिर पीजीबीपी की अमेंडमेंट्स कहिए, बात बराबर ही है। सर रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। खाली आपको यह ध्यान रखना है कि अब आपका जो प्रीवियस ईयर है एग्जाम्स में वो 24-25 है। प्रीवियस ईयर 24-25 का मतलब है लीप ईयर नहीं है आपका। आपने पिछले बैच में अगर पढ़ा हो तो वहां पर लीप ईयर आपने पढ़ा था, फरवरी मंथ में आपने 29 डेज की कैलकुलेशन की थी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अब आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 24-25 है, असेसमेंट ईयर 25-26, रेसिडेंशियल स्टेटस जिस ईयर का निकालना है। अब वहां पे क्या है, वहां पे आपको 365 दिन का बेस लेना है, फेब में 28 डेज ही काउंट करना है। तो जैसे इंडिया कोई आ रहा है तो जब आप डेज काउंट करते हैं स्टे इन इंडिया, तो आप उसमें फरवरी में 28 डेज ही काउंट करेंगे। तो वो आपको बस ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई और अमेंडमेंट्स रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में नहीं है वॉल्यूम 1 में। सैलरी की एक छोटी सी अमेंडमेंट थी कि अगर आप 115BAC के अकॉर्डिंग इनकम और टैक्स कंप्यूट करते हैं तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 की जगह कितना लेंगे, 75,000 लेंगे। ठीक, काफी बार डिस्कशन हो गया उसका इस अमेंडमेंट सीरीज में। अब हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हाउस प्रॉपर्टी में जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने का फॉर्मेट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू या म्युनिसिपल टैक्स, या फिर वेरियस सिचुएशंस में हम लोग जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, प्रॉपर्टी सर पार्ट ऑफ द टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्ट ऑफ द टाइम लेट आउट है, या फिर वैकेंसी का केस या अनरियलाइज रेंट का केस, या फिर प्रॉपर्टी सर दो से अधिक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बहुत सारे केसेस क्लास में करते हैं, कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। जो क्लास में आपने पढ़ा है वही कंटिन्यू कीजिए अपने एग्जाम्स में। खाली ईयर का रेफरेंस चेंज हो गया, ईयर कौन सा आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। सर आप जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखे वो क्लास में 24B है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, इतने तारीख को लोन लिया, कंस्ट्रक्शन इस दिन कंप्लीट हुआ, आपने लोन इस दिन लौटाया, बताओ इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करें, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, उसके इंटरेस्ट का 1/5, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिम्ड ओनरशिप। कहीं कोई चेंजेस नहीं है, कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग क्लास के अंदर करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में,
कि है ना इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी या पीजीबीपी में जाएगी, उससे रिलेटेड एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है इस चैप्टर में आपके एग्जाम्स के लिए। वहीं चलते हैं पेज नंबर 2 पे। सर पेज नंबर 2 पे जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 22 के कंडीशंस की, आपके पास घर होना चाहिए, आपके घर के ओनर होंगे और उस घर का आप बिजनेस यूज नहीं करेंगे, तो आपको उससे आने वाली रेंटल इनकम को कहां टैक्स करना है? पीजीबीपी में, है ना। सर हम यहां पे घर की बात करते हैं, ओनरशिप की बात करते हैं, और क्या बात करते हैं? आप उस घर को अपने बिजनेस में यूज नहीं करोगे। तो वहीं पर हमने क्या पढ़ा क्लास में, क्या अगर आपके पास कोई प्रीमाइसेस है, ऑफिस है, जहां पर आपके पास कोई बिल्डिंग है, ऑफिस है, गोडाउन है, जहां पर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आप अपने किसी प्रीमाइसेस से बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में लाने की जरूरत नहीं है। उल्टा इनफैक्ट पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय वहां डेप्रिसिएशन क्लेम कीजिए, ये हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा आपको यहां पर क्या पढ़ाया गया था क्लास के अंदर, कि अगर आप लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? प्रॉपर्टी लेट आउट करने का बिजनेस, यानी आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे 3-4 प्रॉपर्टीज है और फुल टाइम आप वही करते हैं, मेनली से आपसे कंपनी है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? कि सर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर्टी खरीदना और कंपनी प्रॉपर्टी खरीद के उसको लेटिंग आउट करेगी, बिजनेस। आप क्या कर रहे हैं जी? हम तो लेटिंग आउट का बिजनेस कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देने का बिजनेस। तो इसमें मैंने क्लास में कहा था कि आप उससे आने वाली रेंटल इनकम को पीजीबीपी में टैक्सेबल कर देना। अब यही अमेंडमेंट्स है। अब चाहे इसको आप पीजीबीपी का अमेंडमेंट्स कहिए या हाउस प्रॉपर्टी का कहिए, क्या अमेंडमेंट्स है? तो बोलता है अमेंडमेंट सेक्शन 28 में है, पीजीबीपी के सेक्शन में। सर पीजीबीपी का सेक्शन 28, हम आ गए वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 11.1 में। एक बार सर नई बुक में मैंने ये चेंजेस किए हैं। आपके पास जो बुक है पिछले एडिशन वाली 21st एडिशन, उसमें ये पैराग्राफ नहीं है, ठीक है सर। पेज नंबर 11. एक तो मैंने क्या कहा है, आप हमेशा मेरे चैप्टर मेरी बुक के चैप्टर के पहले पेज पे आएंगे तो मैंने कौन कौन से पेजेस में अमेंडमेंट किया, वो पेजेस का रेफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है, वो आप अपना ध्यान रखिएगा। अब पेज नंबर 11.2 में पीजीबीपी के अंदर सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन होता है, वहां पर क्या अमेंडमेंट्स आई है? बोलता है कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का बिजनेस करते हैं, ध्यान रखना कॉमर्शियल नहीं, कौन सा? रेसिडेंशियल। क्या करते हैं सर? आपके पास काफी सारे रेसिडेंशियल हाउसेज हैं जिसको आप रेंट पर देने का काम करते हैं, बिजनेस। रेसिडेंशियल हाउस को रेंट पर देने का अगर बिजनेस करते हैं तो उससे आने वाली रेंटल इनकम को हम पीजीबीपी में टैक्स नहीं करेंगे कि अमेंडमेंट आई है, तो कहां करेंगे टैक्स? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन ये अमेंडमेंट जो आई है सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेके आई है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? इफ एन एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस के लेटिंग करने का बिजनेस करते हैं, यानी एक घर तो नहीं होगा, काफी सारे घर होंगे, इसलिए वर्ड है हाउसेस। द इनकम जनरेटेड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस और पार्ट देयर ऑफ बाय द ओनर shall not be chargeable under the head पीजीबीपी। पीजीबीपी में इसको टैक्स नहीं करेंगे, कहां टैक्स करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में। सर 5-6 साल पहले हम लोग क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाते थे? यही पढ़ाते थे कि प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का बिजनेस करोगे तो भी उस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी, पीजीबीपी में टैक्स नहीं होगी। उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए जिसके कारण हम बच्चों को पढ़ाने लग गए कि अगर आप बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट करोगे तो उसकी इनकम को पीजीबीपी में टैक्स करना। अब लोग उसका गलत फायदा उठाने लग गए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के भी रेंटल इनकम को पीजीबीपी में टैक्स करने लग गए। अब पीजीबीपी में टैक्स करने का फायदा क्या है? फायदा यह कि आप अनाप शनाप खर्चे का बेनिफिट ले सकते हैं, 30% का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कंप्यूट करते समय क्या है? लिमिटेड डिडक्शन है, आप म्युनिसिपल टैक्स घटा सकते हैं, 24 से 30% घटा सकते हैं एक्चुअल खर्चे की जगह, और इंटरेस्ट घटा सकते हैं। लेकिन पीजीबीपी में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लोग क्या कर रहे थे? बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट कर करके रेंटल इनकम को एक्सपी की जगह पीजीबीपी में ला रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बोला सुनो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगी तो वापस जाओ, कहां? हाउस प्रॉपर्टी में जाओ। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो बदल नहीं सकते, अमेंडमेंट ही कर दिया चार्जिंग सेक्शन के अंदर कि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस को लेट आउट करने का बिजनेस करते हो तो पीजीबीपी में मत आओ, हाउस प्रॉपर्टी में रहो। यानी अब आपका सवाल होगा सर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो फिर पीजीबीपी में आ जाओ। वही बात मैंने यहां लिखी हुई अपने नोट्स में।
अमेंडमेंट के बाद की क्या पोजीशन है, तो देखो क्या लिखी है, आपकी जो प्रॉपर्टी अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑन ऑफ एसएससी से जो अगर आपकी इनकम आ रही है तो आप उसको पीजीबीपी में टैक्स करोगे इफ यू आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज। यानी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास एक से ज्यादा कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है और आप उसको एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं। सर एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि मोटा मोटी आपकी ज्यादा इनकम वहीं से आ रही है। कोई स्टूडेंट मुझसे आज पूछता है सर आप क्या करते हो, मैं बोलता हूं मैं कोचिंग चलाने का बिजनेस करता हूं। बोला सर आप तो सीए में हो, आप तो सीए की प्रैक्टिस भी करते होगे। करता हूं, 5-10% की रेवेन्यू उससे, तो मैं उसको अपना बिजनेस नहीं कह सकता आज के दिन। अब मान लो फ्यूचर में कोचिंग से इनकम हो जाए 15-20% और प्रैक्टिस से इनकम हो जाए 70-80%, तो मैं फिर क्या कहूंगा, मैं तो प्रैक्टिस चलाता हूं जी, कोचिंग तो साइड में काम करता हूं। तो वही वाला व्यू यहां निकलना चाहिए। भाई एसएससी को प्रूफ करना होगा कि उसके पास एक से ज्यादा कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है और वो उसको एज अ बिजनेस रन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वहां से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, इनकम, रेवेन्यू, रिसीट्स, और उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रन करने में वो काफी रिसोर्सेज भी लगा रहा है। सर हमने ऑफिस मेंटेन की हुई है अपनी, एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए स्टाफ्स रखे हुए हैं, हमारे दिन भर का खर्चा है सर, और हमने अपने किराएदारों को ना फैसिलिटी दे रखी है सिक्योरिटी गार्ड की, सीसीटीवी कैमरे की। अगर भाई मैं मान लो 10-12 ऑफिसेज को ओन करता हूं, एक बिल्डिंग बना ली मैंने, उस बिल्डिंग पे हर फ्लोर पे ऑफिसेज बना ली और अब मैं किराएदार को दे दूं, तो ऑब्वियसली बात है मैं उस ऑफिस के रेंटल को पीजीबीपी में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा सर पूरी बिल्डिंग को मैनेज करने में भी तो खर्चा है, हमने 5-6 स्टाफ रखे हुए हैं, क्लीनिंग का खर्चा है, सीसीटीवी का खर्चा है, सेंट्रलाइज एसी का खर्चा है, पूरी बिल्डिंग का सर हर ईयरली मेंटेनेंस का खर्चा है, सर हमने कॉमन लिफ्ट भी लगा रखी है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को मैनेज करने में ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए गवर्नमेंट भी बोलती है ठीक है तुम अगर बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी करते हो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का तो उसको पीजीबीपी में लेके चले जाओ। अब सर मान लो तुम्हारे पास एक ही ऑफिस है जिसको रेंट पर दे रखे हो, मान लो मैं नौकरी करता हूं, मेरे कुछ पैसे बचे, मैंने एक ऑफिस खरीद ली और उसको रेंट पर देता हूं, तो ऑब्वियसली बात है उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करेंगे। दैट वन प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्लीज अगर आप ये प्रूफ कर दो कि आपके पास काफी सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है और यू आर इनटू दैट बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, तो आप इसको पीजीबीपी में ले जाना, किसको, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम को। बट अब इस ईयर से, आपके ईयर से, असेसमेंट ईयर 25-26 से रेसिडेंशियल हाउसेज की प्रॉपर्टी इनकम को आप पीजीबीपी में नहीं ले जा सकते, चाहे 5 घर हो, चाहे 50 घर हो, और चाहे इसके लिए आप 50 स्टाफ ही क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हो। सर मेरे पास 10 स्टाफ है, 20 प्रॉपर्टीज है रेसिडेंशियल, तब भी आप पीजीबीपी में नहीं ले जाओगे, क्योंकि सेक्शन 28 ने अमेंड करके तुमको वापस कहां भेज दिया, हाउस प्रॉपर्टी में। प्लीज ये अमेंडमेंट्स का ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में 2-3 मार्क्स टच कर दे। ठीक है, कॉमर्शियल रहेगा, लेटिंग आउट ऑफ, आप बिजनेस करते हो लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक, अब उसके 2 हिस्से कर देना। अगर प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है तो उससे होने वाली रेंटल इनकम को पीजीबीपी में टैक्स कर देना जैसे पहले करते थे, कोई अमेंडमेंट नहीं, और अगर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करना, बोलना सेक्शन 28 अमेंड हो चुका है। सर क्लास में आप लोग पढ़ते थे स्टॉक इन ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट, वहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। क्लास में आप लोग कंपोजिट रेंट पढ़ते थे कि सर अगर मैं फैक्ट्री बिल्डिंग को मशीनों के साथ किराए पर दे दूं और रेंट अलग अलग ना हो, कंपोजिट रेंट, तो उसको या तो हम पीजीबीपी में टैक्स करेंगे या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, राइट। वहां कोई चेंजेस नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है कंपोजिट रेंट के केस में। प्योर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिस, गोडाउन को किराए पर देने का बिजनेस करते हो, प्योर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को किराए पर देने का बिजनेस करते हो, वहां अमेंडमेंट्स है, एक को पीजीबीपी में ले जाओ, एक को हाउस प्रॉपर्टी में अब से टैक्स करना। अब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करने का मतलब क्या है, आपको प्रिस्क्राइब्ड फिक्स डिडक्शंस मिलेंगे। पीजीबीपी में ले जाते तो ओपन रहते, एक्चुअल बेसिस पर कितने भी खर्चे माइनस कर सकते थे, है ना, यहां थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है। बस आप पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी की एक कॉमन अमेंडमेंट्स यही है, जिसको हम लोग यहां एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर ए या ए लिमिटेड, सर एनी एसएससी, एसएससी कोई भी हो सकता है, ओन्स 5, एक से ज्यादा कर दिया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज। सर अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है या कॉमर्शियल है। तुम एसएससी कोई भी हो सकते हो, इंडिविजुअल, कंपनी, फॉर्म, एलएलपी,
क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में एग्जाम में? एसएससी ओन्स 5 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड उसके आगे क्या लिखा हुआ है? एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ सच रेसिडेंशियल हाउस। सर और साथ में क्या लिखा हुआ है? कंपनी ओन करती है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर हम लोग लास्ट ईयर तक अमेंडमेंट से पहले इसको पीजीबीपी में टैक्स करते थे, लास्ट ईयर तक। लेकिन अब करंट ईयर से अमेंडमेंट के कारण कहां अमेंडमेंट आई है सर? सेक्शन 28 अमेंडेड, और उस अमेंडमेंट के कारण आपको क्या करना है? असेसमेंट ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 24-25 से रेंटल इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, जो अभी अभी आपने 5 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया और आप बोलते हैं कि आप उसका बिजनेस चला रहे हैं, प्लीज उसको पीजीबीपी में टैक्स मत करना, हाउस प्रॉपर्टी में करना। ठीक है सर, अगर यही प्रॉपर्टी आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होती से गोडाउन, ऑफिसेस, तो हम इसको पीजीबीपी में टैक्स करते इफ यू आर इनटू अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ सच प्रॉपर्टीज। कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है कंपोजिट रेंट में, आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग है, मशीनों के साथ रेंट पर दे रखे हैं, रेंट सेपरेबल नहीं है, क्लास में पढ़ते थे पीजीबीपी और आईओएस, पीजीबीपी और आईओएस में ही उसको टैक्स करना। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अमेंडमेंट फिनिश। सर पीजीबीपी में पेज नंबर 2 के बाद 28 है, तो 28, उसके बाद 32 एंड 65, तो 28 में चलते हैं। 28 सर पेज नंबर 28 में एक सेक्शन है 3614A। सर जब हम एम्प्लॉय के बिहाफ में एक एम्प्लॉयर, हम यहां पे एम्प्लॉय की बात करते हैं, एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में कंट्रीब्यूशन देता है न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस 80CCD, तो सर हम लोग डिडक्शन में पढ़ते हैं कि एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है। सर ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड, 80CCD वाला पेंशन फंड, इसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जाता है, इसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जाता है। उसके बाद सर जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है तो एम्प्लॉयर को पीजीबीपी में एक्सपेंसेस बोल के डिडक्शन मिलता है। ये वही सेक्शन है जहां पर एम्प्लॉयर को पीजीबीपी में एक्सपेंसेस बोल के डिडक्शन मिलेगा उसके खुद के कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है 80CCD1, 80CCD2, उसके अलावा एक और 50,000 का बेनिफिट, वो सब हम लोग डिडक्शन की क्लास में पढ़ते भी हैं। और सर उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स का डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग अपने डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट के सीरीज 1 में कर चुके हैं। ठीक सर, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। सर एम्प्लॉयर कोई भी हो, एनी पर्सन, चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, फॉर्म हो या एलएलपी हो। देखो तुम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे पास इंडिविजुअल के क्वेश्चन आएंगे। अब हो सकता है क्वेश्चन में ये लिखा हो कि तुम सेक्शन 115 बीएससी वाले हो। सर यहां 115 बीएससी का कोई इंपैक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। तुम 115 बीएससी में हो या ना हो, ये डिडक्शन मिलेगा। जाके देख लो लिस्ट, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं मैंने यहां कुछ लिखा है। वैसे भी आप 115 बीएससी देख लो। सर जब हम लोग डिडक्शन की क्लास में रहते हैं ना, देखो जब एम्प्लॉय के लिए हम लोग डिडक्शन की क्लास में रहते हैं, ये नोट्स है मेरे डिडक्शन का, पेज नंबर 9.8 वॉल्यूम 1 80CCD। सर वहां पर इस बार एक अमेंडमेंट आई है क्या कि 10% एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जो डिडक्शन 10% ऑफ सैलरी है वो बढ़ के 14% हो जाएगा अगर एम्प्लॉय 115 बीएससी में है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? डिडक्शन के लिए 80CCD का डिडक्शन लेने जाएंगे एम्प्लॉय के लिए, तो देखना है कि एम्प्लॉय 115 बीएससी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, अभी हम लोग पीजीबीपी में एम्प्लॉयर के साइड में हैं। एम्प्लॉयर 115 बीएससी फॉलो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिडक्शन मिलेगा। अमेंडमेंट से पहले कितना मिलता था सर? 10% ऑफ सैलरी। सर जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता था उस अमाउंट को हम एम्प्लॉय के 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर करके जितना भी विच एवर इज लोअर होता था हम उसका डिडक्शन दे देते थे पीजीबीपी में। अब ये लिमिट बढ़ के लिए हर केस में क्या हो गई है? 14%। प्लीज ध्यान रखना, यहां एम्प्लॉय गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है नहीं है, एम्प्लॉय 115 बीएससी में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी बातें किसके लिए थी? 80CCD का बेनिफिट लेने के लिए। सर हम जब 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट लेते हैं तब देखते हैं एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है और 115 बीएससी में जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां 2% है, 10 और 14। ठीक, यहां पर पहले 10% था, अब ब्लैंकेट 14% कर दिया है। चाहे एम्प्लॉय 115 बीएससी में हो या नहीं हो, एम्प्लॉयर 115 बीएससी में हो या नहीं हो, एम्प्लॉय गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या ना हो, मतलब एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 की जगह 14% तक का डिडक्शन।
क्या करना है, आप देखो कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक, एम्प्लॉयर ने सर मान लो कितना कंट्रीब्यूट किया, यहां पे 2 लाख रुपए, और अब देखो कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है जिसके लिए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, इंक्लूडिंग डीए वाला, रिटायरमेंट वाला मिला के, सर वो 14 लाख आ रही है। अब पहले क्या करते थे 10%, अब क्या करना है 14%। 14% कितना आ रहा है 196। आप पुराने नोट्स देखोगे तो यहां माइनस कर रखा था मैंने 140, अब आपको 14% पर माइनस करना है इस साल से। बस ये छोटी सी अमेंडमेंट है यहां पे। ठीक है सर, पेज नंबर 28 की अमेंडमेंट्स को कंफ्यूज मत करना डिडक्शन वाली अमेंडमेंट से। डिडक्शन वाले में परसेंटेज 2 है, वहां पे 10 भी है 14 भी है, देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय 115 बीएससी वाला है या नहीं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, जिसका चार्ट वार्ट मैंने आपको अमेंडमेंट लेक्चर 1 में करा दिया, वहां से कंफ्यूज नहीं होना। सर पेज नंबर 32 की एक छोटी सी अमेंडमेंट 32, सर सेक्शन 37 हो सकता है पेज नंबर मैच ना करे, प्लीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके पास जो बुक है उसका ये पेज नंबर मैच ना करे, क्योंकि इस बार मैंने काफी सारे ब्लैंक पेजेस बीच में रिड्यूस किए हैं। ठीक है, पेज नंबर मैच ना करे, आप सेक्शन 37 जाओ अपनी बुक में। ये कौन सी बुक है मेरे सामने, ये 22nd एडिशन की बुक है, और आप मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो पिछले बैच के और आपके पास 21st एडिशन की बुक है, तो पेज नंबर मैच नहीं करेगा। तो देख लो कौन से पेज पे सेक्शन 37 है, थोड़ा सा आगे बढ़ के 40, 45, 50 ऐसे करके कुछ पेज आगे जाओ, आप 8-10 पेज आगे जाओ, सेक्शन 37 मिल जाएगा आपको। ठीक है, पीजीबीपी में पेज नंबर मैच ना करे पुरानी बुक और नई बुक का। सर सेक्शन 37 में हम लोग यहां पढ़ते हैं कि अगर आपने कोई ऑफेंसेस किया है जिसके चलते आप पेमेंट कर रहे हैं, या कोई चीज लॉ में प्रोहिबिटेड है, जैसे ब्राइब देना लॉ में प्रोहिबिटेड है, पेनल्टी किसी लॉ में आपको पेनल्टी लग गई, तो पेनल्टी का या ब्राइब का बेनिफिट्स डिडक्शन आपको सेक्शन 37 में पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय नहीं मिलेगा। अब इसके स्कोप को पिछली बार भी थोड़ा सा बढ़ाया था, यहां पर मैंने बोला कि थोड़ा सा स्कोप को यहां बढ़ा दिया है कि भाई हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के लिए भी अगर कोई पेमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉ का कॉन्ट्रावेंशन, अगर आप इंडिया छोड़ो, इंडिया के बाहर भी अगर किसी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किए हो, आपने बाहर किसी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया, वहां 10 लाख की पेनल्टी पे करने के बाद इंडिया में आ गए और इंडिया के पीजीबीपी कंप्यूट करते समय 10 लाख माइनस करने लग गए, नहीं मिलेगा। अब यहां पर एक और चीज ऐड कर दी है कि अगर आपका किसी लॉ में कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा है जिसको आपने सेटल करवा लिया अमाउंट वगैरह देके, ब्राइब नहीं सर, किसी लॉ में आपका मान लो आपने कोई है ना, मान लो आपके ऊपर कोई लॉ अप्लाई हो रहा है, जैसे ना सेबी का लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, आप कंपनी है, लिस्टेड कंपनीज है, आपके पास है ना सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ लॉ आपके ऊपर अप्लाई हो गए, आपने वहां कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, अब आपके ऊपर नोटिस आ गई और प्रोसीडिंग्स चालू हो गई। अब प्रोसीडिंग्स को आपने क्या किया, वहां पर फाइन भर के सेटल करवा लिया, कॉम्पनसेशन देके। फाइन नहीं बोला गया, पेनल्टी नहीं बोला गया, बोला गया कि भाई सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स, ये सेटलमेंट करवा दो इतने रुपए जमा करके, फी जमा करके। आपने 25 लाख रुपए की फी जमा करा के, लीगल फी, 25 ब्राइब नहीं, लीगल फी जमा करा के केस को सेटल करवा दिया, जिसको बोलते हैं प्रोसीडिंग्स को सेटल करवाना। किसी लॉ में कॉन्ट्रावेंशन किया, वहां आपकी प्रोसीडिंग्स चली, फिर आपको बोला गया 25 लाख रुपया दीजिए, इस केस को सेटल कराइए, नहीं तो जेल जाइए। 25 लाख रुपया आपने जमा करा दिया और केस सेटल करा दिया। अब उस 25 लाख को आप क्या कर रहे हैं, पीजीबीपी में पीएनएल अकाउंट में डेबिट करके खर्चा क्लेम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 37 में जो ये पोर्शन था एक्सप्लेनेशन, इसके स्कोप को थोड़ा सा और बढ़ा के बोला कि भाई हम इस खर्चे का भी बेनिफिट नहीं देंगे। क्या, टू सेटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रावेंशन अंडर सच लॉ एज में बी नोटिफाइड। अब सर कौन कौन से लॉ इसमें नोटिफाइड हुए हैं, तो ये अमेंडमेंट तो पुराना है, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और 4 लॉ को प्रिस्क्राइब कर दिया यहां पे। सर कौन कौन से लॉ की प्रोसीडिंग्स अगर चल रही है आपके ऊपर और आपने उसको सेटल कराने के लिए कोई फी जमा की है, उस फी का आपको पीजीबीपी सेक्शन 37 में डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है सीबीडीटी का इसी पॉइंट पे। सर इस पॉइंट पे पेज नंबर मैं क्या रेफर कर रहा हूं, पेज नंबर 32 नई बुक 22nd एडिशन की बुक। इस पॉइंट पे जो मैंने बोला कि अब आप किसी नोटिफाइड लॉ की कोई प्रोसीडिंग्स को सेटल कराने में अगर कोई रुपया जमा कर रहे हो तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय। वो लॉ कौन कौन से नोटिफाई हुए, तो सर ये नोटिफिकेशन थोड़ा लेट से आया, कब आया, अभी रिसेंटली आया 23 अप्रैल 2025 को। तो जिसके कारण अब ये जो 4 लॉ हैं,
ये 4 लॉ के नाम आपको किस एग्जाम्स के लिए ध्यान रखने हैं? अगर आपका सीएमए स्टूडेंट दिसंबर 25 का एग्जाम है तो, और अगर आपका सीए स्टूडेंट जनवरी 2026 का एग्जाम है तो। सर ये लॉ देखो, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी लॉ, उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग्स को सेटल कराने में कोई रुपया जमा कर रहे हो तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉ का नाम याद नहीं करना है अगर आपका जून एग्जाम है, मई एग्जाम है या सितंबर एग्जाम है, लेकिन आगे वाले एग्जाम्स अगर आपके हैं तो आपको इन लॉ का भी ध्यान रखना है कि वो प्रोसीडिंग्स कौन कौन से लॉ के अंदर चल रही है जिसको आपने सेटल करवाया। तो वो लॉ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, या फिर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का, या डिपॉजिटरी एक्ट का, या कॉम्पिटिशन एक्ट का। सर इनसे रिलेटेड कोई आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, आपने इन एक्ट में कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, उससे रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही थी जिसको आपने लीगली सेटल करवाया है कोई फी वगैरह जमा करके। मैंने क्या बोला, 10 लाख रुपए की फी जमा कीजिए और आपका ये केस रुक जाएगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा प्रमोटर डायरेक्टर को। तो आप 10 लाख जमा करोगे तो उस 10 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पे कहा गया था हम नोटिफाई करेंगे लॉ को, और गवर्नमेंट ने ये लॉ नोटिफाई कर दिया। लॉ का नाम याद रखना है उन बच्चों को जिनका एग्जाम दिसंबर 25 और जनवरी 26 में। पहले वाले बच्चे सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अब कोई नोटिफाइड लॉ में अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसको आपने सेटल करवाने के लिए कोई फी जमा की, वर्ड याद रखना, सेटलमेंट के लिए कोई फी दी है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लाइक पेनल्टी, लाइक एनी अदर ऑफेंसेस। सर अगर आपको वर्ड मिल गया पेनल्टी, लॉ के अंदर पेनल्टी दी है आपने किसी लॉ के कॉन्ट्रावेंशन की, तब तो ऐसे ही बेनिफिट मत लेना। अच्छा लॉ आउटसाइड इंडिया का होगा तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां लिखा हुआ था। अब आपने क्या की है, कोई प्रोसीडिंग्स को सेटल करवाने का फी जमा किया है, लीगल फी, ब्राइब नहीं, लीगल फी, तो उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब लॉ वही सिक्योरिटी सेबी से रिलेटेड या फिर डिपॉजिटरी एक्ट और कॉम्पिटिशन से रिलेटेड। छोटी सी अमेंडमेंट ये है, और आगे चलते हैं। सर अब जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है वो अमेंडमेंट्स सिर्फ सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है, सीए के सिलेबस में ये सेक्शन नहीं है। सर छोटी सी अमेंडमेंट है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा सीए स्टूडेंट का, डोंट वरी। सर एक्स्ट्रा सिलेबस है सीएमए में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है एज कंपेयर टू सीए। सीएमए स्टूडेंट को एक सेक्शन पढ़ना पड़ता है 43D। 43D में यहां पर पब्लिक कंपनी का रेफरेंस था, यहां पर पब्लिक कंपनी का रेफरेंस था, उसको हटा दिया। बस आप सीएमए स्टूडेंट हैं इतना ध्यान रख लेना। सीए वाले बच्चे घबराओ नहीं, ये सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। हम नई बुक पेज नंबर 65 की बात कर रहे हैं, बस इतनी छोटी सी बात। और सर कोई अमेंडमेंट सर पीजीबीपी में? सर पीजीबीपी में अमेंडमेंट्स एक और है, बट मैंने उस टॉपिक को फॉर्म बोल के पढ़ाता हूं। सर पीजीबीपी में एक सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारे टीचर पीजीबीपी के, अच्छा डेप्रीसिएशन में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, ध्यान रखना। बोला सर आपने डेप्रीसिएशन की कोई अमेंडमेंट की बात नहीं की। सर जो मेरा टॉपिक है डेप्रीसिएशन सेक्शन 32, जिसमें हम लोग नॉर्मल डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन की बात करते हैं, ये पीजीबीपी का ही पार्ट है। मैं इसको अलग से चैप्टर बोल के पढ़ाता हूं वॉल्यूम 2 में, ठीक। कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, जो भी आपने क्लास में सीखा है, ब्लॉक कॉन्सेप्ट, डब्ल्यूडीवी, एसएलएम, एडिशनल डेप्रीसिएशन, वो सब आप वही एज इट इज पढ़ के जाओ, एग्जाम में ध्यान दो। खाली बस यहां ध्यान रखना, वो जो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज जो काउंट करते हैं, उसमें काउंटिंग करने का मौका मिल जाए आपको एग्जाम में, तो फरवरी को 28 दिन काउंट करना। आपने क्लास में 29 दिन सीखा है, क्योंकि पिछला साल लीप ईयर था। सर इसमें क्या होता है, मशीन को हम लोग अगर पुट टू यूज करते हैं नवंबर में, दिसंबर में, तो हम बोलते हैं कि भाई 180 दिन से कम पुट टू यूज किया है तो आपका नॉर्मल या एडिशनल डेप्रीसिएशन हाफ हो जाएगा। बस वहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्लास में शायद मैंने आपको अगर याद हो तो यहां 5 अक्टूबर लिखाया था। 5 अक्टूबर क्यों लिखाया था? क्योंकि वहां लीप ईयर हमारा था, फरवरी महीना 29 डेज का था, अब हमारा 28 डेज का है। तो 4 अक्टूबर और उसके बाद अगर मशीनों को, बिल्डिंग को, फर्नीचर को पुट टू यूज करोगे तो आपका वो होगा 180 दिन से कम, डेप्रीसिएशन हाफ। बस खाली एक बात ये ध्यान रख लेना, डेप्रीसिएशन में काम तमाम, और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। खाली डेज और पुट टू यूज काउंटिंग करते समय फरवरी में 28 दिन का ध्यान रखना आप, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं। सर पीजीबीपी के अंदर एक सेक्शन है 40 स्मॉल बी, 40 स्मॉल बी, ठीक है, 40 स्मॉल बी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, एक मिनट।
सभी बच्चे ध्यान रखना, सीए और सीएमए स्टूडेंट, एक सेक्शन में और पढ़ाता था एओपी को लेके, 40 बीए एओपी को लेके। ये सिलेबस में नहीं है, न सीए इंटर के सिलेबस में, न सीएमए इंटर के सिलेबस में। ठीक, तो प्लीज ध्यान रखना। सीए वाले स्टूडेंट को तो मैंने पढ़ाता नहीं था, पिछले बैच में नहीं पढ़ाया, सीएमए वाले स्टूडेंट को पढ़ाया है। तो सीएमए इंटर के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज ये टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, ध्यान रखिएगा, रिड्यूस हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब फर्म की बात है। सर फर्म अपने पार्टनर को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है और क्या देती है? रेम्यूनरेशन देती है, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा। तो उस पर 40B की लिमिट लगती है कि भाई आपको 40B के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, क्लास में क्या पढ़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर को अगर कोई इंटरेस्ट देती है उसके कैपिटल पे या फिर उसको सैलरी, बोनस, कमीशन देती है तो 40B के अकॉर्डिंग दे। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? सर पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज्ड होना चाहिए, एलएलपी का जो डीड है उसमें ये पेमेंट ऑथराइज्ड होनी चाहिए। प्लस हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर एक लिमिट लगती है रेम्यूनरेशन पे कि रेम्यूनरेशन आप वर्किंग पार्टनर को ही देंगे और ओवरऑल इस लिमिट तक देंगे, कहीं पे 90% है और कहीं पे 60% है। तो वहां क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे? पेज नंबर 12.1 की बात हो रही है। ठीक, वॉल्यूम 2 फॉर्म टैक्सेशन 40B। सर क्या ये सिलेबस में है? हाँ है, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट हो, ये सिलेबस में है। 4 से 5 मार्क्स तक का वेटेज रखता है ये। ठीक, यहां पर हम लोग क्लास में जो पढ़ते थे कि आपको पहले 3 लाख रुपए तक का बुक प्रॉफिट देखना है। 3 लाख रुपए तक का बुक प्रॉफिट या लॉस का केस हो तो आप रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? लॉस हो तो 1,50,000 तक मैक्सिमम दे सकते हैं और प्रॉफिट हो तो सर 1,50,000 और 90% विच एवर इज हायर तक का रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं। और 3 लाख के ऊपर कितना? सर 60%। सर वो लिमिट अब चेंज हो गई है, 90-60 से हो गई है। जो लेवल है, लेवल 3 लाख वाला, वो लेवल बढ़ के कितना हो गया? 6 लाख। सर अब आपको जो शुरू का 90% का कैलकुलेशन करना है ना, वो 6 लाख रुपए तक करना है। बुक प्रॉफिट शुरू के 6 लाख रुपए तक आप कितना देंगे रेम्यूनरेशन? सर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, और जो पहले 1.5 लाख था अब कितना हो गया? 3 लाख। सर इधर 3 लाख का लेवल 6 लाख हो गया है, पहले 3 लाख के ऊपर 60% था, अब क्या याद रखना है? 6 लाख के ऊपर 60%। ठीक, पहले 3 लाख तक क्या था? सर 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर तक आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। अब क्या ध्यान रखना है? सर 3 लाख रुपए और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और कहां तक का लेवल? 6 लाख रुपए तक का लेवल। यानी पहले क्लास में क्या पढ़ते थे? अगर फर्म को लॉस है तो सभी वर्किंग पार्टनर को मिला के आप 1,50,000 तक का फिर भी सैलरी दे सकते हैं। अब क्या ध्यान रखना, अगर फर्म लॉस में है तो आप सभी वर्किंग पार्टनर को मिला के 3 लाख रुपए तक का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। प्लीज ध्यान रखना, फर्म लॉस में है तब भी रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, अलाउ होगा। पहले 1.5 लाख था, अब कितना है? 3 लाख। सर लॉस के केस में हायर तो 3 लाख ही होगा ना। ठीक, और फिर बुक प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपए हो, से 1 लाख का बुक प्रॉफिट है तो 1 लाख का 90% 90,000, लेकिन आप कितना तक दे सकते हैं? 3 लाख रुपए तक का आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट कितनी हो चुकी है? अब 3 लाख की। मान लो बुक प्रॉफिट कितना है? सर बुक प्रॉफिट क्या है? लॉस में है 50,000। सर लॉस में है 50,000, तो आप सर पहला केस आपको लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बुक्स में प्रॉफिट की जगह क्या है? लॉस है। तो लॉस है तो आप पार्टनर को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, ऑल वर्किंग पार्टनर, अच्छा इंटरेस्ट में कोई चीज नहीं है, 12% दे सकते थे, वही है 12% तक देना है। डिड में होना चाहिए और मैक्सिमम 12%। और रेम्यूनरेशन में डिड में लिखा होना चाहिए, वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? सर 3 लाख रुपए तक आप रेम्यूनरेशन अलाउ कर सकते हैं। यानी सर लॉस और बढ़ जाएगा, बढ़ने दो। सर मैक्सिमम आपको देखना पड़ेगा एक्चुअल रेम्यूनरेशन आपने कितना दिया। मान लो आपने एक्चुअल रेम्यूनरेशन 1,20,000 दिया तो वही अलाउ होगा, और 4 लाख दिया है तो 3 लाख तक अलाउ होगा। पहले क्या पढ़ते थे हम लोग? 1.5 लाख। 1.5 लाख की जगह अमेंडमेंट आ गया 3 लाख का। सर दूसरे केस में अगर बुक प्रॉफिट मेरा 1 लाख रुपए है तो सर बुक प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो हायर ऑफ, पहले क्या लिखते थे? 1.5 लाख, अब क्या लिखेंगे? 3 लाख, और बी 90% ऑफ 1 लाख यानी 90,000, यानी मैक्सिमम आप 3 लाख रुपए तक दे सकते हैं। फिर क्लास में क्या पढ़ाते थे?
इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल से और फिर उसमें विच एवर इज लोअर अलाउ कर दोगे। सर ये मैक्सिमम लिमिट देता है, 40 भी क्या देता है, मैक्सिमम तुम कितना रेम्युनरेशन दे सकते हो। फिर डिड भी तो देखेंगे, डिड से थोड़ी ना ज्यादा जाएंगे। सर लॉस के केस में तुम पार्टनर को मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 1.5 लाख की जगह 3 लाख दे सकते हो, और 1 लाख का बुक प्रॉफिट है तो सर 3 लाख की लिमिट हो गई है 1.5 लाख की जगह और 90%। तो सर थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। अगर मान लो 5 लाख का बुक प्रॉफिट है तो सर तो फिर बहुत सिंपल है, हायर ऑफ 3 लाख की लिमिट और बी 90% ऑफ 5 लाख। पहले क्या करते थे, पहले करते थे 3 लाख का 90% प्लस 2 लाख का 60%। अब ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट बढ़ के कितनी हो गई, 6 लाख रुपए तक 90%, तो 5 लाख का 90%, विच एवरेज हायर। अब अगर मैं बोलो कि 7 लाख का बुक प्रॉफिट है तो फिर आप क्या करोगे, सर 6 लाख का 90% प्लस 1 लाख का 60%। बस यही अमेंडमेंट्स है। ओवरऑल पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन टॉपिक पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं, पीजीबीपी में 2-3 जगह अमेंडमेंट्स थी, डिस्कस कर लिए। एक फर्म का टॉपिक है, उसमें लिमिट 1.5 लाख की जगह 3 लाख हो गई है, 90% 60% वही है, लेवल 3 लाख की जगह 6 लाख हो गया। सॉल्यूशन मैंने रिवाइज कर दिए हैं। सर तो आप मेरे स्टूडेंट अगर हैं, मेरी बुक फॉलो करते हैं, तो आप 12A में जाइएगा, मैंने सॉल्यूशन रिवाइज कर दिए हैं अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। देखो 6 लाख का 90% यहां कर दिया, यहां भी मैंने 3 लाख और 90% 6 लाख, ऐसे करके मैंने 1.5 लाख का रेफरेंस हटा दिया और 3 लाख की जगह 6 लाख कर दिया। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो एक बार आप इस लिमिट्स और नए क्वेश्चन सबको रिवाइज कर लीजिएगा, या अगर आप मेरी बुक फॉलो करते हैं तो। सर मोटा मोटी फर्म का डिस्कशन हो गया है आपके साथ। क्वेश्चन रेफर करने के लिए भी मैंने आपको बोल ही दिया है 12A.1 का। डिडक्शन में ध्यान रखना है कि 115 BSc है या नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। 80CCD का एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए सीधा 14% का आपको बेनिफिट दे देना है पीजीबीपी के अंदर एक्सपेंसेस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे। सर आप एक SEZ को लेके क्या बताने वाले थे, आइए सर। सर SEZ यूनिट अगर आप हैं तो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ठीक। और क्लास में क्या पढ़ते हैं, सर अगर डिडक्शन क्लेम करेंगे 10AA का तो आपको AMT के प्रोविजन लग जाएंगे। और क्लास में क्या पढ़ते हैं, अगर आप 115 BSc वाले हैं तो आपको नो 10AA। तो इसीलिए 10AA इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में 115 BSc भी है और AMT भी है। अच्छा अब अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है SEZ यूनिट 10AA में, क्या ध्यान रखना है? सर ध्यान यह रखना है कि अगर मान लीजिए SEZ यूनिट ने अपना कमेंस्ड किया है प्रोडक्शन, कब? प्रीवियस ईयर 2021 में, फर्स्ट ईयर। हम लोग क्या पढ़ते हैं, SEZ यूनिट का जो डिडक्शन है 10AA का फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए कितना है, 100%। फर्स्ट 5 ईयर के लिए कितना है, 100% डिडक्शन है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कितना पढ़ते हैं, 50%। सर वो प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर वो तो करते ही हो आप। सर आप SEZ यूनिट हो, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, ठीक। आप ये फॉर्मूला निकालते हो 10AA के डिडक्शन का, फिर उस पर 100% करते हो शुरू के 5 साल के लिए, और उसके बाद के 5 साल के लिए क्या करते हो, 50%। अब देखिए क्या गेम हुआ है। मान लीजिए आपका एक SEZ यूनिट है जिसने कमेंस किया है प्रोडक्शन कब, 2021 में, फर्स्ट ईयर 21-22, 22-23, 23-24, और आपका ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अब आप क्या बोलोगे, सर हम 5th ईयर में हैं, हमको डिडक्शन मिल जाना चाहिए 10AA का कितना, 100% ऑफ प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। आप ये बोलोगे, सर हमारा 5th ईयर है, हमको तो 100% मिलना चाहिए। आप ये बोलोगे ना क्लास में, एग्जाम में, सर 5th ईयर है, प्रीवियस ईयर 24-25, तो आपका ये 4th ईयर होगा, आपका ये 3rd ईयर होगा, और आपका ये 2nd ईयर होगा। अगर आपने फंसा सकता है इंस्टीट्यूट, आपको क्वेश्चन में फ्रेम करके फंसा सकता है। क्या बोलना चाहता है, सर हमने क्या रट्टा मारा हुआ है, हमने रट्टा मारा हुआ है SEZ यूनिट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने रट्टा मारा हुआ है SEZ यूनिट में पहले 5 साल में मिलेंगे 100% के डिडक्शन,
और इसके अगले 5 साल में मिलेंगे 50%, उसके भी अगले 5 साल में मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, लेकिन उसमें एक SEZ का रिजर्व अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, 15 साल तक बेनिफिट मिलता है। ठीक सर, अगर आपका ईयर 5वां साल है, 5वां साल है, कौन सा ईयर, 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26, तो तुम क्या सोच रहे हो, 100% का बेनिफिट मिल जाएगा। अब थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन करके गए तो पहला साल कौन सा निकला, 20-21। सर अगर पहला साल 20-21 है, अप्रूवल इज गिवन ऑन और आफ्टर 1/4/2020। तुमको SEZ यूनिट लगाने का लाइसेंस अप्रूवल कब मिला, 1/4/2020 और उसके बाद, और अकॉर्डिंगली तुमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तुम्हारा फर्स्ट ईयर कौन सा है, 20-21। तो मालूम है तुमने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। आपको 10AA का बेनिफिट नील मिलेगा। और तुम क्या सोच रहे हो, सर हम 5वें साल में 100% का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर इंटू 100%। क्या ध्यान रखना, अगर तुम्हारा साल 5वां साल है तो यानी इस SEZ यूनिट का पहला साल कौन सा है, 20-21, और अगर SEZ यूनिट का पहला साल 20-21 है तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। आपके नोट्स में साफ साफ मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, क्या, नो डिडक्शन टू न्यू SEZ यूनिट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 इफ लेटर ऑफ अप्रूवल इज इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2020। सर अगर आपको लेटर ऑफ अप्रूवल 1/4/2020 और उसके बाद मिला है, पहला साल आपका कौन सा है, 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22, तो ही 5वां साल होगा आपका असेसमेंट ईयर 25-26। तो आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, यही बात ध्यान रखनी है, 100% की जगह सीधा बेनिफिट नील हो जाएगा अगर तुम्हारा SEZ यूनिट का तुम्हारा वाला ईयर प्रीवियस ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 चौथा साल है, तीसरा साल है, दूसरा साल है, 5वां साल है। सर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, छठा साल है, 7वां साल है, तुम्हारी SEZ यूनिट ने अपना प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर 18-19 में कमेंस कर लिया था, 17-18 में कमेंस कर लिया था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे लिए एग्जाम में। तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, SEZ यूनिट commenced production in previous year 18-19, ऐसे वाले क्वेश्चन सब होंगे तुम्हारे में। तो 18-19 में अगर किया है तो 18-19 में कमेंस किया प्रोडक्शन, तो 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, ये हो गया 7th ईयर। तो तुम 50% फॉर्मूले पे लगाना मत भूलना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तुमने हमसे क्लास में क्या सीखा, शुरू के 5 साल में 100%। अब चूंकि कहानी 1 साल आगे बढ़ गई है, शुरू के 5 साल की पॉसिबिलिटी रेयर हो जाएगी, रेयर। सर एक स्पेशल केस है ये वाला, एक ही स्पेशल केस है ये वाला, जिसमें लेटर ऑफ अप्रूवल तुमको पहले मिल गया है और प्रोडक्शन तुमने अगले साल स्टार्ट की है, बस ये स्पेशल केस, कोरोना कोविड वाला ईयर। सर ये एक स्पेशल केस है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर तुमको वो SEZ यूनिट लगाने का अप्रूवल 31 मार्च 2020 के पहले मिल गया है और तुमने प्रोडक्शन किया है, कर लिया है 20-21 में स्टार्ट, तो तुमको SEZ का यूनिट का बेनिफिट मिलेगा, हाँ वो स्पेशल केस में मिल जाएगा। तो उसके लिए तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, लेटर ऑफ अप्रूवल मिला है तुमको 1/4/2020 के बाद। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, तुमको लेटर ऑफ अप्रूवल कब मिला, लेटर ऑफ अप्रूवल कब मिला, बिफोर 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर 19-20 में, और तुम्हारा फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, 20-21 में, प्रोडक्शन इन नेक्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन नेक्स्ट ईयर। सर फिर ध्यान से सुनो, स्पेशल केस जो तुमने क्लास में पढ़ा, कोविड के कारण ईआर रिलीफ मिला था, अगर तुमने लेटर ऑफ अप्रूवल 31 मार्च 2020 के पहले ले लिया है बट बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाए क्योंकि लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, बिजनेस तुमने अगले साल स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन 20-21, तो फिर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 तुम्हारे को बेनिफिट 10AA का मिल जाएगा और वो भी 100% मिलेगा। स्पेशली तब
बट ऐसा क्वेश्चन मिल आने का चांस कम है। सीधा बोलेगा तुम्हारा ये 5वां साल है सर, 4था साल है तुम्हारे एसईजेड यूनिट का, ऐसे क्वेश्चन तुमको फ्रेम करेगा, तुम 10AA का बेनिफिट लेना शुरू कर दोगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये एसईजेड का 3rd ईयर है प्रोडक्शन, अरे 3rd ईयर ऑफ प्रोडक्शन है मतलब प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ है? 22-23 में, तभी तो 3rd ईयर है 24-25। और 22-23 में अगर एसईजेड यूनिट ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, अप्रूवल उस समय लिया है, तो उसको तो 10AA का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ साफ क्लास में बोला हुआ है आपको कि आपका डेडलाइन खत्म हो चुका है 31 मार्च 20 और उसके पहले आपको अप्रूवल मिल गया हो, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी हो। 1 साल का यहां पर खाली रिलीफ मिला, क्या कि अगर अप्रूवल 20 में मिल चुका है और प्रोडक्शन 21 में स्टार्ट किए हो तो तुमको 10AA का बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज बेवकूफी एग्जाम में मत कर देना कि सर ने बोला था पहले 5 साल में 100% मिलेगा तो हम तो लेके रहेंगे। अगर तुम्हारा एसईजेड का 3rd ईयर है, तुम्हारे एग्जाम में क्या है क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया? एसईजेड यूनिट प्रोडक्शन 3rd ईयर है, कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर 24-25, 3rd ईयर है, तो मालूम है 10AA क्या होगा? नील। और तुम क्या लेके बैठे हो? 100%। सर शुरू के 5 साल में तो 100% का बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है 10AA का। अरे 3rd ईयर का मतलब क्या है? इससे प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया? 22-23 में, इसको अप्रूवल भी उसी समय मिला होगा एग्जामिशन। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? एसईजेड यूनिट का कट ऑफ डेट 31 मार्च 20 है, प्रीवियस ईयर 19-20 तुम्हारा पहला साल का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, तभी आगे रिलीफ 15 साल के लिए मिलेगा। अगर नए एसईजेड यूनिट है, नए एसईजेड यूनिट का मतलब कौन? नए एसईजेड यूनिट का मतलब कौन? जिनका अप्रूवल कब मिला है? 1/4/2020 और उसके बाद अप्रूवल मिला 1/4/2020 और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो वहां 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी मुझे लगता है आपके एग्जाम में चांस क्या रहेगा क्वेश्चन पूछने का? अगर पूछा तो एसईजेड यूनिट का 7वां साल है, 8वां साल है, 9वां साल है, तो वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? हाँ सर बेनिफिट हमें मिलेगा कितना? 50% ऑफ। 50% ऑफ एक फॉर्मूला बता रखा है क्लास में, फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है कहीं पे, हाँ 50% ऑफ प्रॉफिट इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। ठीक, प्लीज ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर। अगली अमेंडमेंट की सीरीज में कुछ और टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल इसको यहां पर रोकते हैं। जो टारगेट था आज के इस लेक्चर का वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहां से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हमने यहां पर फाइनेंस एक्ट 2025 कवर नहीं किया है क्योंकि वो आपका सिलेबस नहीं है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, सीए सीएमए के कोर्स को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट्स की कवरेज की है हमने यहां पे। अगर आपको नहीं मिल पा रही है हमारी बुक्स टेलीग्राम चैनल पे तो व्हाट्सएप चैट में आप टीम से ले लीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक्स दिए हुए हैं। सीए के बुक के, सीएमए के बुक के, डीटी अमेंडमेंट सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 सारे लिंक दे रखे हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, नेक्स्ट। ये लॉ के नाम याद किनको करने हैं, एक्ट के नाम याद किनको रखने हैं? जिनका बच्चों का एग्जाम दिसंबर 25 या जनवरी 26 में है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अप्रैल 25 का है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, नेक्स्ट। प्लीज अगर आपका एसईजेड यूनिट का अप्रूवल 1/4/2020 और उसके बाद मिला है, जिसके कारण प्रोडक्शन का ये 5th ईयर है, 4th ईयर है, 3rd ईयर है, 2nd ईयर है, आपका ईयर प्रीवियस ईयर 24-25, तो बेनिफिट मत लेना, नील कर देना। 10AA का बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका यूनिट का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? 1/4/2020 और उसके बाद आप शुरू के पहले 5 साल में है, यानी प्रीवियस ईयर 19-20 के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, अप्रूवल मिला है, उस केस में 10AA का बेनिफिट है ही नहीं आपके पास। तो ये गेम कर सकता है इंस्टीट्यूट आपके साथ, ध्यान रखना। 100% लेने के चक्कर में मत रहना, एलिजिबल पहले बनिए फिर 100% लीजिए। डन, लिखा, नेक्स्ट। डन। ये एग्जाम में मोटा मोटी 7th 8th ईयर वाले क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं, आप बेनिफिट जरूर लेना।
आपको मिल जाएगा, 50% मिलेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये एक स्पेशल केस है जिसमें क्वेश्चन बोलेगा कि आपको अप्रूवल 20 के पहले मिल चुका है, प्रोडक्शन 1 ईयर डिले है, 1 ईयर डिले प्रोडक्शन। तो उस केस में गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया था कोविड के कारण, वहां पर मैंने बोल दिया 10AA मिल जाएगा आपको 100% आपके प्रीवियस ईयर 24-25 में। स्पेशल केस हो गया ये। डन। सर अप्रूवल के लिए कुछ नहीं बोल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो फिर जिस ईयर में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उसी ईयर में अप्रूवल मिला है। अगर इसी क्वेश्चन में अप्रूवल कब मिले, 20-21 में, इफ लेटर ऑफ अप्रूवल इज इन ईयर प्रीवियस ईयर 20-21, फिर 10AA आपका नील हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। अगर आपको लेटर ऑफ अप्रूवल एसीजर यूनिट चलाने का कब मिला है, 20-21 में ही, और उसी ईयर में प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तब तो तुमको 10AA मिलेगा ही नहीं। डन, वीडियो रोक के लिखा। एग्जाम में एक प्लेन क्वेश्चन आया, एसीजेड का 3rd ईयर है तुम्हारा प्रीवियस ईयर 24-25, प्लीज बेनिफिट मत देना, ये नहीं कि 100% ले लेना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। एसीजेड यूनिट का डिटेल डिस्कशन वॉल्यूम 2 में करते हैं, पेज नंबर 18-1। अगर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज थोड़ा सिलेबस डाउन हुआ है, वॉल्यूम 2 देख लीजिएगा। सीएमए इंटर के स्टूडेंट थोड़ा सा सिलेबस कम हुआ है जून 25 दिसंबर 25 के लिए, बिकॉज ऑफ द न्यू स्टडी मैट इशूड बाय द सीएमए इंस्टीट्यूट। तो हमने कुछ कंटेंट कम कर दिए हैं सेट ऑफ लॉस चैप्टर के अंदर, या फिर लास्ट चैप्टर जो हम अपना वॉल्यूम 2 में रखते थे, स्पेशल टॉपिक्स फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। तो एक बार आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। बाय बाय।